जावेद बेग साहब, आप कश्मीर से हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बदनाम करती है। आपने कैसे किया ये? आइडिया ऑफ इंडिया बहुत खूबसूरत है। बदकिस्मती से कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक ग्लोबल कबाल उस आइडिया के खिलाफ पैदा किया गया तो खून खोलता है। पाकिस्तान को वो खरी खोटी सुनाई दोस्तों कि पूरी दुनिया दंग है। गिलगित बाल्टिस्तान or POGB under the Pakistani regime is deeply troubling. The region has been suffering from grave human rights violations, systemic oppression and severe suppression by the Pakistani authorities. कश्मीर में जहां मुस्लिम कट्टरपंथी जो एक हिस्सा है वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आप कह रहे हैं कि हम बाल्टिस्तान और ये भारत में मिला लेंगे। वो खुद हमारे साथ मिलना चाहते हैं। दूसरी बात, वो गिलगित बाल्टिस्तान के हुदूद से बाहर ऐसे ही नहीं निकल सकते, उनको एक परमिशन बनानी पड़ती है, परमिट। और उनको कौन देता है वो परमिट? पंजाब से आया हुआ, पाकिस्तानी पंजाब से आया हुआ। वापस भी नहीं जा सकते वो अपने घर, अपने गिलगित के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल। और पिछले 1.5 साल से वो सरापा एहतजाज है। जितने दोषी हमारे पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द हैं, जो वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, जो वो रेडिकल एलिमेंट्स है, उतने ही कसूरवार उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारे मुल्क की एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी है। नाम लेना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या इस पूरे हालात को खराब करने में नेहरू का कोई आपको लगता है रोल रहा है? पॉलिटिकल विजन में उनके कंफ्यूजन। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनके पॉलिटिकल विजन में, उनकी पार्टी के पॉलिटिकल विजन में एक कंफ्यूजन हमेशा से रहा और जिसका खमियाजा हमने भुगता। 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले हम तो ये डरते थे कि कश्मीर तो गया अपने हाथ से। तो इस परिवर्तन को आप महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल। उस पूरे परिवर्तन की एक मिसाल मैं भी हूं। आई एम द मैसेंजर ऑफ दैट मैसेज। आप तो मतलब जो कह रहे हैं वो तो दरअसल इस देश में हर राष्ट्रवादी ये बात कहता है, मगर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वहां पे वो तो ऐसी बात कहते नहीं। तो वो तो यही कहेंगे जावेद बेग साहब तो मोदी की भाषा बोल रहे हैं। 2019 से पहले हालात खराब थे, गरीब बच्चे मारे जाते थे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जेर कब्जा पाकिस्तान है, POG, उसके बारे में बात। अभी 6 महीने पहले वहां एक जेन्युइन प्रोटेस्ट को क्रश किया गया, बहुत सारे लोग मारे गए। और आप देखिए जावेद बेग साहब कि मेरे ख्याल से पहली बार लाल किले के मंच पर किसी प्रधानमंत्री ने अगर बलूचिस्तान और इस मुद्दे को उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उनके आने के बाद ही ये भावनाएं जग भी पा रही कि हम डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ रहे हैं और उधर भी हम अपनी नजरें गड़ा कर बैठे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय आज के स्पेशल वीडियो में एक खास मेहमान है दोस्तों, और इनका नाम है जावेद बेग साहब। ये कश्मीर के लिए एक बहुत ही सशक्त आवाज है, सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाकर इन्होंने वो धमाल मचाया है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान को वो खरी खोटी सुनाई दोस्तों कि पूरी दुनिया दंग है कि भैया ये कौन है जावेद बेग साहब, और इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर जो बातें कही हैं आप हैरान हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों इस देश में आजादी के बाद एक कश्मीरी युवक, और वो भी मुस्लिम समुदाय से, इस प्रकार की बात यूनाइटेड नेशन के मंच पर कही हो। तो मैं सबसे पहले इनका स्वागत करता हूं। जावेद बेग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीधे विदेश से भारत की धरती पर आए, दिल्ली में हैं और आपसे बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं इसके लिए। आपने देश के लिए बहुत नेक काम किया है। मैं आपसे बातचीत करूं, पहले अपने सोशल मीडिया परिवार के लोगों को आपका वो बयान दिखाता हूं, एक झलक दिखाता हूं कि आपने यूनाइटेड नेशन में जाकर
यूएनएचआरसी में क्या धमाल किया है, क्यों पाकिस्तान की बोलती बंद है, एक झलक दिखाता हूं दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। The plight of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan or POGB under the Pakistani regime is deeply troubling. The region has been suffering from grave human rights violations, systemic oppression and severe suppression by the Pakistani authorities. In POGB, which is part of the Pakistan occupied Kashmir and Pakistan's only Shia and Ismaili majority administrative region, the local population has been enduring widespread discrimination and marginalization. There have been numerous reports of enforced disappearances, extrajudicial killings, and arbitrary detentions. The recent surge in protests in POGB against unfair taxation and resource exploitation have been met with brutal crackdown by security forces. The Pakistani regime's response has been stifle dissent, silence activists, and curtail basic freedom, highlighting a disturbing pattern of human rights abuses. The international community must not ignore the suffering of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan. The Pakistani state's inaction and active participation in these human rights violations demand urgent and give the floor. तो देखा आपने दोस्तों क्या धमाल किया है। अब जरा इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या है। जावेद बेग साहब, आपने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। आप कश्मीर से हैं, आप सोचिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बदनाम करती है, आपने कैसे किया ये? हरीश साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की उम्मीद गहराइयों से कि आपने दावत दी, आपने इस खूबसूरत स्टूडियो बुलाया, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आई एम हाईली थैंकफुल। दूसरी बात, मैं बहुत मुतमईन हूँ, दिल बहुत खुश है कि मुझे मौका मिला आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। आइडिया ऑफ इंडिया बहुत खूबसूरत है, इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। सारे लोग नहीं जानते बाहर, बाहर पूरे दुनिया के सारे लोग, सारे मुल्क, सारी कौमें नहीं जानती है, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक ग्लोबल कबाल उस आइडिया के खिलाफ पैदा किया गया। तो खून खोलता है जब एक अच्छी चीज़ को, सच्ची चीज़ को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, तो दिल ही दिल में एक तड़प होती है कि काश मुझे भी मौका मिले, मैं उस चीज़ की, मैं उस आइडिया की खूबियाँ बता दूँ। और कहते हैं दिल से जो निकले बात तो असर रखती है। मौका मिला और मैंने हकीकत बताई। मुझे लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। जो हकीकत है, जो सच है और जिसकी एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, वो मैंने पूरे दुनिया के सामने पेश कर दी, और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। POJK, POGB, ये POK के दो खिते हैं हमारे। POJK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये इसलिए POJK है क्योंकि वो जो खिता है, वो जो हिस्सा है, वो हमारे जम्मू डिवीजन का एक हिस्सा है, जो हमारे कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी 1947 में, जब एक बहुत बड़े आइडिया ने बड़े सगीर में जन्म लिया, एक खूबसूरत आइडिया ने जन्म लिया, आइडिया ऑफ इंडिया ने, तो मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स ने उस आइडिया के साथ जोड़ने का फैसला किया। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जम्मू कश्मीर के इंटेलेक्चुअल तबके ने, हमारे महाराजा साहब ने उस आइडिया के साथ जोड़कर एक तारीख रकम कर दी। उस वक्त दो आइडिया आए, एक आज भी एक बुलंद आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, दूसरा फिर 71 में फेल हुआ, जो मजहब की बुनियाद पे बना था, जिसे मजहब का रंग देकर उन्होंने फिर 71 में उसी मजहब के मानने वाले लोगों के साथ जो जुल्म सितम किए बांग्लादेश में, वो तो सारी दुनिया के सामने है। उसको आप ना छुपा सकते हो, ना ही दुनिया की कोई चीज छुपा सकती है। उसमें एक बदकिस्मती हो गई उस वक्त, जो पार्टीशन में हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा पड़ोसी मुल्क ने गैर कानूनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे, बिला किसी जवाज के अपने कब्जे ले लिया। उसमें खास इंपॉर्टेंट जो एरिया है
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया जो है गिलगित और बल्तिस्तान, जी वो हमारे जम्मू कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट है, हमारे जम्मू कश्मीर का जो पूरा जो खिता है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, उसका वो एक खास हिस्सा है। और वो हिस्सा क्यों स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमारे अच्छा, मैं एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, एक जी। एक क्योंकि वही एक एरिया है जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जमीनी जो है राबता कायम करता है। हमारा एरिया है, दिस इज ऑन पेपर, हमारा जो इल्हाक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जिसपे महाराजा साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे सारे बुजुर्गों ने 47 में जो दस्तखत किया है, जी बिल्कुल मर्जी से, और बिल्कुल उनका वो डिसीजन आज के डेट में भी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है। उस एरिया पे जो कब्जा पाकिस्तान ने जमाया, अगर वो कब्जा हम हटाते हैं और हटाएंगे इंशाल्लाह, तो हमें सेंट्रल एशिया जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, जो मुस्लिम सेंट्रल एशिया की मुल्क है, उसमें आपके गैस और ऑयल रिसोर्स रिच मुल्क है। उनको क्या चाहिए? उनको एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए। सबसे बड़ा मार्केट आपके एशिया में इस वक्त कहां है? हिंदुस्तान है। और इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बट एक सवाल मेरे मन में एकदम झटके से उभर रहा है कि कश्मीर में जहां मुस्लिम कट्टरपंथी जो एक हिस्सा है, वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब पॉलिटिकल सर्कल में है, और आप कह रहे हैं कि हम बाल्टिस्तान और ये भारत में मिला लेंगे। ये मतलब आप समझ रहे हैं कि आप क्या बात कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हिस्से में जो चीजें हैं वो आप भारत में मिला लेंगे, तो आपको लगता नहीं कि मतलब एकदम हटकर चीजें जा रही हैं? हरीश साहब, बिल्कुल ये सही और जेन्युइन सवाल है, क्योंकि 30-35 साल के जो नामसाइद हालात जम्मू कश्मीर में है, 30-35 साल से जो 2019 तक हालात बने बैठे थे, उसमें जितने दोषी हमारे पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द है, जो वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, जो वो रेडिकल एलिमेंट्स है, उतने ही कसूरवार उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारे मुल्क की एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी है। नाम लेना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि 87 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर जमहूरियत के मंदिर पे डाका नहीं डाला होता, अगर जमहूरियत के उस खूबसूरत त्यौहार में वो खलल नहीं डाली होती, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। आपने बिल्कुल हकीकत कहा। 30-35 साल से जो उन्होंने हालात पैदा करके दिए, हकीकत है कि वहां एक तबका ऐसा है जो कंफ्यूजन का शिकार है। उस तबके को कोई इल्म नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। उस तबके को कोई इल्म नहीं है कि पीओजेके में किस कदर हमारे भाइयों के साथ ज्यादती होती है। तो क्या आपको लगता है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड तो हमारा ही है और हम उसको लेकर रहेंगे, क्या एक कश्मीरी मुस्लिम होने के नाते, और आपका दायरा भी बहुत बड़ा है, आपको सुनने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लिया जा सकता है? और लिया जा सकता है अगर, तो कैसे? बिल्कुल हरीश साहब, 100% पॉसिबल है। हमारे लद्दाख खिते में नुब्रा वैली करके एक खूबसूरत सी जगह है जी, टूरिज्म से माला माल जी। वहां जो लास्ट एरिया जो है उसका नाम तुर्तुक है। वो 47 में हमारे हाथ से गया था जी। हमारे फौजियों ने उसको वापस लाया जी। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आपके करगिल में हुंदरमान एक जगह है, वो 47 में पड़ोसी मुल्क ने हड़प ली थी जी। उसको हमारे फौजियों ने वापस लाया। जब हमने उतने 100 से ज्यादा किलोमीटर का दायरा वापस लाया और बिल्कुल लड़के बहादुरी से वापस लाया, पीओजेके पीओजीबी बिल्कुल हासिल करना पॉसिबल है। उसके मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें कहूंगा जी। हमारे पास उसके कागजात है, वो हमारे लोग हैं, हम उनके लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पीओजेके के लोग, वो हमारे हैं जी। वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड जी। दूसरी बात, वो दोनों खिते जो है कल्चरली हमारे साथ मिलते जुलते हैं, हर एक लिहाज से उनका खान पान हमारे जैसा है।
उनका कोई लेन देन नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्क के पंजाबी बिरादरी के साथ, जी कोई लेन देन नहीं है। जी तीसरा इंपॉर्टेंट, वो खुद हमारे साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो खुशहाली, अमन, तरक्की और भाईचारा देखा ये 70-75 साल में, जी मैं आपको ये टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो एनुअल बजट है वो डबल द बजट ऑफ ओवरऑल एनुअल बजट ऑफ POJK एंड POGP। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मेरे देशवासी और पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए। तो आप दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको राइट्स ही नहीं है वहां पे, जो सो कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर पाकिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान के हमारे कश्मीरियों को कोई हुकूक ही नहीं है। वो वहां के पार्लियामेंट में जाकर अपनी कम से कम नुमाइंदगी करते, जो रोजमर्रा की जिंदगी के हालात होते हैं, जरूरियतें होते हैं, उनको बिल्कुल। दूसरी बात, वो गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद से बाहर ऐसे ही नहीं निकल सकते, उनको एक परमिशन बनानी पड़ती है, परमिट। और उनको कौन देता है वो परमिट? पंजाब से आया हुआ, पाकिस्तानी पंजाब से आया हुआ। वापस भी नहीं जा सकते वो अपने घर, अपने गिलगित बल्तिस्तान। सौतेला व्यवहार हो रहा है बिल्कुल। और पिछले 1.5 साल से वो सरापा एहतजाज है। वो बिल्कुल हमारे साथ मिलना चाहते हैं। लास्ट ईयर जब गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए। लेकिन एक बात तो सोचिए बेग साहब कि 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले, हम तो ये डरते थे कि कश्मीर तो गया अपने हाथ से। आज ये सोच बदल रही है, और ये इसलिए बदल रही है कि उधर से लोग देख रहे हैं कि भैया जम्मू कश्मीर देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो इस परिवर्तन को आप महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल। उस पूरे परिवर्तन की एक मिसाल मैं भी हूं। आई एम द मैसेंजर ऑफ दैट मैसेज। जो परिवर्तन की मैसेज है, मुझे लगता है जावेद बेग जैसा जम्मू कश्मीर का एक युवा उस पूरे बदलाव का एक रिप्रेजेंटेटिव है, बाय डिफॉल्ट, डिफेक्टो रिप्रेजेंटेटिव। तो मोदी को कितना क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल, क्रेडिट शुड गो टू ऑनरेबल PM साहब, उनके उस नेक नियति वाले विजन को। हालांकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मेरी डिसएग्रीमेंट्स है हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जैसे होते हैं एक बहुत बड़े जमहूरी निजाम में डिसएग्रीमेंट्स। खूबसूरती है उस जमहूरी निजाम की। लेकिन अगर ये क्रेडिट ना दूं तो गुनाह हो जाएगा। अगर उनको ये क्रेडिट ना मिले, अभी हाल ही में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए, पहले लोकसभा का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, पहली बार 35 साल में जम्मू कश्मीर में उतने वोट आपके रियासत में नहीं पड़े, उतने वोट असम में नहीं पड़े, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में नहीं पड़े, जितनी परसेंटेज जम्मू कश्मीर में पड़ी। अच्छा, एक खूबसूरत बात बता दूं मैं, जम्मू कश्मीर में अभी असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा कितने फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस हुए, 0% वायलेंस। पहली बार 30-35 साल में। और लोगों का जो बड़ी खूबसूरत बात है, लोगों का जो भरोसा टूट गया था इंस्टीट्यूशन से, जमहूरियत से जो विश्वास उठ गया था 87 के रिगिंग के बाद, वो पहली बार हमने देखा जिस जोश जज्बे से। इसका क्रेडिट किसको देते हैं? बिल्कुल ऑनेस्टली ऑनरेबल PM साहब के विजन को। ऑनेस्टली देयर इज नो, बात बताइए, देयर इज नो पॉलिटिक्स से तो कोई, मैंने देखा कहीं दूर दूर तक आपका लेना देना नहीं है। बिल्कुल। एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप गए यूनाइटेड नेशन के मंच पर, ह्यूमन राइट्स के मंच पर, और आपने इतना बड़ा धमाल मचाया। बिल्कुल। तो कश्मीर में जो खराब हालात हुए, और मेरे ख्याल से जो वहां पर कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, उस पर भी आपके 2 कमेंट चाहूंगा। लेकिन मैं उससे पहले ये कहूंगा, पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे हालात को खराब करने में नेहरू का कोई आपको लगता है रोल रहा है? देखिए, नेहरू साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कदर करता हूं। एक तो मेरे आज़ाद हिंदुस्तान के वो पहले ऑनरेबल PM है। बिल्कुल। दूसरे वो मेरे कश्मीरी है। मेरा उनके साथ डायरेक्ट एक रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल विजन में उनके कंफ्यूजन था। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, उनके पॉलिटिकल विजन में, उनकी पार्टी के पॉलिटिकल विजन में एक कंफ्यूजन हमेशा से रहा है, और जिसका खमियाजा हमने भुगता। आपके जम्मू कश्मीर में 30-35 साल आपने खुद देखा कितना खून खराबा हुआ। बिल्कुल। आपने अभी मेरे जम्मू कश्मीर के दिल की बात आपने कही, वो मेरे कश्मीरी पंडित भाई है, मेरे हिंदू भाई। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू एक ही खून है, एक ही नस्ल के हैं। वी शेयर सेम ब्लड एंड फ्लैश। हम एक ही तबका है।
लेकिन आपका नाम राहुल भट्ट होगा, मेरा नाम जावेद भट्ट होगा, इतना ही फर्क, बाकी कोई फर्क नहीं। उन कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, इसका क्रेडिट आप भुला कांग्रेस देना को चाहिए। नहीं, ये कांग्रेस को ये क्रेडिट जाना चाहिए। कोई भला नहीं किया, लेकिन इतना तो बुरा कर दिया आपके जम्मू कश्मीर के साथ। पूरी एक कम्युनिटी को, एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को बेघर कर दिया। उसमें जितना रोल दहशतगर्दों का है, जितना रोल पाकिस्तान का है, जितना रोल उसमें उन रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का, उतना ही रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। अब मैं एक आखिरी सवाल इस संदर्भ में पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने दुनिया भर के देशों में इतना आप घूमे हैं, बल्कि एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे मेरी अभी बात हो रही थी कि मैं पूरी दुनिया में भारत का झंडा लेकर लगाकर यहाँ घूमा, और बहुत जो आपको सम्मान मिला, मैंने तो देखा कि शाहरुख खान भी बोलते थे कि भैया मैं जाता हूँ तो पूरे शर्ट पैंट उतार करके चेकिंग होती है। तो आपका क्या अनुभव रहा जो आपने बताया? मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा, ज़रा बताइए उनको। हरीश साहब, कुछ लोगों को सुर्खियों में रहने की बड़ी एक आदत पड़ी होती है, तो अगर उन्हें सुबह उठकर कुछ ऐसा लगे ना कि कोई कॉन्क्रीट, कोई सॉलिड रीज़न है सुर्खियों में रहने का, तो वो किसी भी चीज़ को सॉलिड प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मानिए, हमारे पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत है। ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ 50, 60, 100 मुल्कों के लोग होते हैं आपकी लाइन में आगे पीछे। जिस तरीके से हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, यकीन मानिए, इसमें मैं कोई एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है किसी और पासपोर्ट की उतनी इज्जत है ग्लोबली। मुस्लिम कंट्रीज में आप ट्रैवल करें, वो इंडिया का पासपोर्ट देखकर आपको एक अजीब सी, बिल्कुल इज्जत वाली मुस्कुराहट देते हैं। दिस इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया इज। ये आइडिया ऑफ इंडिया की खूबसूरती है, और आइडिया ऑफ इंडिया आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है। मैं एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, मैं किसी चीज में इम्तियाज नहीं करता हूं। मैं हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक विक्टिम रहा हूं जम्मू कश्मीर में। अगर उनका नाम ना लूं तो शायद आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या आज की जो हमारी यंगर जनरेशन, उनको पता भी नहीं चलेगा ना कि किया किसने है। कश्मीर में 30-35 साल किन लोगों की वजह से वहां पे खून खराबा हुआ। इसीलिए ग्लोबली जो इज्जत तिरंगे की है, ग्लोबली जो इज्जत आइडिया ऑफ इंडिया की है, यकीन मानिए उससे आपकी छाती चौड़ी होती है। आप कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क है जो बताना ही नहीं चाहते हैं कि वो कहां से है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही एक मजाक या एक जोक्स बताना चाहूंगा। जिस कंट्री भी मैं जाता हूं, वहां पे यूजुअली हम हिंदुस्तानी है तो हम इंडियन फूड ढूंढते हैं। कुछ देशों में मैं गया और गूगल के जरिए जब पता चला कि नज़दीक है इंडियन फूड रेस्टोरेंट सर्व कर रहा है, तो एक जगह पे मैं गया और खाना ऑर्डर किया। अब निकलते टाइम खाना बढ़िया था, बहुत ही लजीज खाना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम रहमान है। मैंने कहा भाई आप कहाँ से हैं? कहा मैं पाकिस्तान का हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये कौन सी फ्रॉड कर रहे हो, बाहर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा है। कहा यार पाकिस्तान के नाम पे तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो लोग यूरोप में या बाकी देशों में रहते हैं उनसे आप पूछिएगा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा पाकिस्तान का आर यू सीरियस? और इंडियन रेस्टोरेंट लगा। यस, ये देखिए, ये इज्जत आपने कमाई है। तो ये इज्जत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है। जब यूक्रेन से युद्ध के समय भारतीय निकल रहे थे, तो पाकिस्तानी बच्चे भी वहां पर इंडियन फ्लैग्स लेकर वो नाम में भी इंडियन लिखवा रहे थे। ये देखिए, ये आपने इज्जत कमाई है। आई सल्यूट द इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने हमें ये इज्जत दिलाई, हमारे बुजुर्गों की ये। तो आप एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप तो मतलब जो कह रहे हैं वो तो दरअसल इस देश में हर राष्ट्रवादी ये बात कहता है, मगर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वहां पे वो तो ऐसी बात कहते नहीं। तो वो तो यही कहेंगे जावेद बेग साहब तो मोदी की भाषा बोल रहे हैं। आपको डर नहीं? मुझे बताइए हरीश साहब, मैंने कहाँ मोदी साहब की भाषा बोली? मुझे एक चीज़ बताइए, 2019 से पहले आपने पूरे कंट्री को, पूरे दुनिया को कवर किया है। आपके पास समंदर जैसी एक्सपीरियंस है। 2019 से पहले जो कश्मीर था और 2019 के बाद का कश्मीर, मेरे जो ये जम्मू कश्मीर के, हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, हर पॉलिटिकल पार्टी को जिन्होंने भी जमहूरियत के इस खूबसूरत त्यौहार में हिस्सा लिया, उन सारे वोटर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये कामयाबी,
ये जीत आइडिया ऑफ इंडिया की है, ये जीत जमहूरियत की है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी सरकार बनाए, अगर नेक नियति से चलेंगे, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी। अब अगर जिनकी नियत में खोट होगी, वो कहेंगे कि इस टाइम लाइट नहीं है, इस टाइम अंधेरा है, ये माइंडसेट का लोचा है। अगर 2019 से पहले वहां पे कोई इलेक्शन होता था, ना ही उस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होती थी, ना ही वो जोश और जज्बा होता था, और वायलेंस पीक पे होती थी, हड़ताल, बॉयकॉट कॉल, मिलिटेंट इंसिडेंट्स, पत्थरबाजी बहुत थी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2019 से लेकर आज तक एक बदलाव है, अमन लौट आया है, खुशहाली और तरक्की हो रही है। आपके अभी के असेंबली इलेक्शन में करीब 15-20 मुल्कों के डेलीगेट्स वहां गए, आम वोटर्स के साथ उन्होंने दूर गांव जाकर इंटरैक्ट किया। क्या यह पॉसिबल था उससे पहले? नहीं। मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही रहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में मेरा घर है। क्या कोई अमन नहीं चाहता हो? बिल्कुल, हर हर कोई अमन चाहता है। क्या कोई ये नहीं चाहता हो कि उसकी बस्ती में भाईचारा कायम रहे, तरक्की हो, खुशहाली हो? हर कोई चाहता है, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये ह्यूमन नेचर है। अब जो लोग काम कुछ करना नहीं चाहते हो, डिलीवर कुछ करना नहीं चाहते हो, उनको एक्सक्यूजेस चाहिए। ये बिल्कुल, दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। 2019 से पहले हालात खराब थे, गरीब बच्चे मारे जाते थे, गरीब बच्चे गलत रास्ते पर निकलते थे। अगर वही गरीब बच्चे आज अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वही गरीब बच्चे आज आइडिया ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर को, कश्मीरियत और आइडिया ऑफ इंडिया एक जैसा है, उस सारे नैरेटिव को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये बदलाव नहीं है? मुझे बताइए, मैं इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? जब हम दुआ भी करते हैं ना, दुआ में क्या हम मांगते हैं? सबसे पहले अमन मांगते हैं, क्योंकि जब अमन हो तभी तो सब कुछ है, तभी जिंदगी है। बदअमनी तो मौत है, बदअमनी में कोई भी जीना नहीं चाहता है। मैं बहुत जज्बाती होता हूं इन चीजों को लेकर, क्योंकि हमने बहुत बुरा दौर देखा है। मैंने अपनी स्कूलिंग में बहुत कुछ खोया है। जो लड़कपन होता है, मेरे लड़कपन में मेरे बहुत सारे दोस्त मारे गए। मैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, एक्टिविस्ट इसलिए बना हूं क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी है। मैं खुद एक विक्टिम रहा हूं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए, मेरे बहुत सारे दोस्त मारे गए। तभी से मैंने मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी रूह में ये चीज कूट के है कि मैं ह्यूमन राइट्स को हमेशा डिफेंड करता रहूंगा। मेरे लिए एक इंसान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंसानियत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ भी नहीं। तो यही वो भावना है जावेद बेग साहब जो आप बता रहे हैं, और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप दिल से कह रहे हैं, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि जावेद बेग साहब की जो भावनाएं हैं वो दरअसल इस देश में हर हिंदुस्तानी की भावना है। अब जम्मू कश्मीर में चाहे जो भी नतीजे आए हों, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया में और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नैरेटिव को, लेफ्ट लिबरल गैंग के नैरेटिव को ध्वस्त करने में जावेद बेग साहब ने जो भूमिका निभाई वो अतुलनीय है। बहुत हरीश साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा अपने देशवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से। हमारे 140 करोड़ देशवासियों से मेरी गुजारिश है, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा ज़ेर कब्जा पाकिस्तान है, POJK, POGB, उसके बारे में बात हो। वो हमारे साथी, हमारे देशवासी, हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे हिंदुस्तान के देशवासी बेयारो मददगार हैं। पिछले 1.5 साल से गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शन चल रहे हैं, उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उनके उस प्रोटेस्ट को क्रश किया जाता है। POJK में जो नाम निहाद सरकार उन्होंने बनाई है, उस नाम निहाद सरकार के द्वारा अभी 6 महीने पहले वहां एक जेन्युइन प्रोटेस्ट को क्रश किया गया, बहुत सारे लोग मारे गए। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या एथनिक, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, अहमदी भाई और शिया भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, शुक्र है इस बार मैंने 3 जो है तकरीरें की UN में, और तीनों ह्यूमन राइट्स के लिए थी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हो या POJK में। मेरा खुद भी ताल्लुक जो है गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरे परदादा गिलगित बल्तिस्तान से ही आकर वादी में रह रहे थे। खैर ये एक ही है पूरा इलाका। तो मैं इमोशनली अटैच्ड हूं जी इस खिते के साथ। जो मेरी उन लोगों से इंटरेक्शन होती है, वो जो डायस्पोरा है या जो एग्जाइल में लोग रहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। पूरी दुनिया आइडिया ऑफ इंडिया को देख रही है।
वो जुड़ना चाहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया के साथ। गुजारिश है मेरे देशवासियों से और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से कि इस पे सीरियसली गौर किया जाए। और आप देखिए जावेद बेग साहब कि मेरे ख्याल से पहली बार लाल किले के मंच पर किसी प्रधानमंत्री ने अगर बलूचिस्तान और इस मुद्दे को उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उनके आने के बाद ही ये भावनाएं जग भी पा रही हैं कि हम डेवलपमेंट की और भी बढ़ रहे हैं और उधर भी हम अपनी नजरें गड़ा कर बैठे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। आप जरूर बताइए कि कैसा लगा, और जावेद साहब ने जो काम किया है यूएनएचआरसी में जाकर के या फिर यहाँ पर भी जो अपने विचार रखे हैं, आप जरूर बताइए कैसा लगा। फिर आगे और ये कारवां बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया, समय दिया हमें।